हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। आज हमें पढ़ना है आइंस्टीन रिलेशन के बारे में, या फिर ये कई नामों से पूछा जा सकता है, आइंस्टीन रिलेशन या फिर आइंस्टीन्स ए एंड बी कोफिशिएंट्स या फिर द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यूब, न्यू जहाँ फ्रीक्वेंसी है, और रिलेशन बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इन सब नामों से ये पूछा जा सकता है। तो हमें बस जानना है कि मेन हेडिंग इसका रहेगा आइंस्टीन्स ए एंड बी कोफिशिएंट्स। तो आइंस्टीन ने स्पॉन्टेनियस एमिशन को प्रपोज किया 1916-17 में। उसके बाद इस पे कई सारी थियरी की कि उसके पहले रेडिएशन ट्रांजिशन जो हो रहा है फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में या लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में, तो उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो हो रहा है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। फिर दूसरा प्रोसेस हो रहा है एमिशन। एमिशन के दो प्रोसेस हैं। एमिशन हो सकता है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, या फिर हो सकता है स्टिमुलेटेड। इतनी बात हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यही स्टिमुलेटेड एमिशन को ही इन्होंने बताया, स्टिमुलेटेड या फिर इंड्यूस्ड एमिशन। तो यही इन सब के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, कैसे ये होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कितना होगा, ये हम लोग पूरा प्रूफ करेंगे, पूरा रिलेशन डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की तरफ। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो एनर्जी स्टेट्स हैं, दो एनर्जी स्टेट्स हैं E1 और E2, जिसमें लोअर एनर्जी स्टेट है E1 और हायर एनर्जी स्टेट है E2। इसे लोअर एनर्जी स्टेट E1 को ग्राउंड एनर्जी स्टेट भी कहा जा सकता है और इसे एक्साइटेड एनर्जी स्टेट भी कहा जा सकता है। बिफोर एब्जॉर्प्शन जो एटम है वो यहाँ लाई कर रहा है। उसके बाद जब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का इस पे फोटोन इंसिडेंट होता है या फिर जिसकी एनर्जी हो एच न्यू, तो एच न्यू एनर्जी का जब इस पे फोटोन इंसिडेंट होता है तो ये एक्साइटेड होके यहाँ पहुंचाता है हायर एनर्जी स्टेट में या एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में। तो ये हायर एनर्जी स्टेट में यहाँ पर आ गया, इसी को कहा गया स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो स्टिमुलेटेड है, ये प्रेरित है, क्योंकि इसे बाहरी इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं। ये यहाँ से कुछ न कुछ फोटोन का, जब एच न्यू फोटोन का फोटोन इस पे इंसिडेंट हुआ एच न्यू एनर्जी का, तब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, प्रेरित होकर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। तो ये हो गया स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अब उसके बाद जब ये यहां से यहां तक ट्रांजिशन हो रहा है तो कहा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन। क्या हो सकता है, या प्रोबेबल रेट ऑफ ट्रांजिशन, प्रोबेबल रेट ऑफ ट्रांजिशन। तो जो प्रोबेबल रेट ऑफ ट्रांजिशन है वो होगा कितना, और पहले वो होगा कहां से कहां तक, तो ये है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जब एच न्यू एनर्जी का फोटोन इस एटम पे इंसिडेंट होता है तो ये एक्साइटेड होके एनर्जी स्टेट E1 से पहुंच जा रहा है एनर्जी स्टेट E2 में। तो जो ये प्रोबेबल रेट ऑफ ट्रांजिशन है कहां से कहां तक है, ये है E1 से लेकर E2 तक। तो फ्रॉम E1 टू E2, प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबल रेट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम E1 टू E2, फ्रॉम E1 टू E2 इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी को हम लोग मानेंगे U न्यू से, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी के ये प्रोपोर्शनल होगा। तो लिख सकते हैं प्रोबेबल रेट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम E1 टू E2 इज प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये होगा एनर्जी डेंसिटी के, U न्यू। और एनर्जी डेंसिटी होता क्या है, एनर्जी डेंसिटी होता है रेडिएशंस पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एकांक आयतन से होने वाले रेडिएशंस, विकिरण। तो ये है रेडिएशंस पर यूनिट वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी न्यू से लेके न्यू प्लस डेल्टा न्यू तक। तो ये हो गया जो प्रोबेबिलिटी कहा गया। तो प्रोबेबल रेट ऑफ ट्रांजिशन या प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम E1 टू E2 इज प्रोपोर्शनल टू U न्यू। अगर इस बात को लिखें तो इधर इस बात को लिख दें तो प्रोबेबल रेट या प्रोबेबिलिटी क्या होगा,
इसे लिखें P से। ये ट्रांजिशन हो रहा है लोअर एनर्जी स्टेट E1 से हायर एनर्जी स्टेट E2 तक, तो इसे लिख सकते हैं P12। P12 मतलब ये कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है फर्स्ट एनर्जी स्टेट से सेकेंड एनर्जी स्टेट में। एरो से भी दिखा सकते हैं, P122 या P12 लिखा जा सकता है। और ये कहा गया कि ये प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, एनर्जी डेंसिटी के। तो एनर्जी डेंसिटी के है तो ये लिखा जा सकता है U न्यू। अब हम जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखा जा सकता है, यही है आइंस्टीन्स कॉफिशिएंट। तो ये लिखा जाए तो ये लिखा जा सकता है P122 को ऐसे भी लिख सकते हैं 122, मतलब फर्स्ट एनर्जी स्टेट से सेकेंड एनर्जी स्टेट में। तो P122 इस प्रोपोर्शनल की जगह अगर इक्वल लगाएं तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, जिस कांस्टेंट को लिख दिया गया। एब्जॉर्प्शन के लिए कांस्टेंट लिखा जाएगा B, सॉरी स्टिमुलेटेड के लिए ये लिखा जाएगा B। तो ये हो गया B1, और कहाँ से हो रहा है, फर्स्ट एनर्जी स्टेट से सेकेंड एनर्जी स्टेट में, ये हो जाएगा B12। तो ये हो गया कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल को हटाए तो प्रोपोर्शनल को हटा के अगर इक्वल का साइन लगाए तो यहाँ लिख दिया गया है कांस्टेंट B12, और ये U न्यू है, एनर्जी डेंसिटी हो गया ये U न्यू। तो हम लोगों के पास एक एक्सप्रेशन मिल गया, किसके लिए मिला ये एक्सप्रेशन मिला स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के लिए। यहाँ पे मिला P122 प्रोबेबिलिटी रेट या प्रोबेबल रेट जो है वो एनर्जी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, इसे इक्वल लिखे तो लिख दिया गया B12, जहाँ पे B12 जो है वो है आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। इसी की बात करेंगे, ये हो गया आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, या कह सकते हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो ये हो गया स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन के लिए। इस बात को अगर यही छोड़ दें तो दूसरे अगर तरफ चलें एमिशन की तरफ, तो एमिशन हम लोग देख रहे हैं एमिशन कैसे होता है। एमिशन होता है जब ये एटम हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच गया, इसे लिख लिया गया E2, तब ये ट्रांजिशन करता है और लौट के आता है अपने ग्राउंड एनर्जी स्टेट में या लोअर एनर्जी स्टेट में। यहाँ पर ये पहुंच गया, तो ये ट्रांजिशन दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो स्पॉन्टेनियस या फिर स्टिमुलेटेड। तो अगर ये स्पॉन्टेनियस होगा तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी इसी तर्ज पे इसी प्रकार से लिखी जाएगी। तो ये P12 था, मतलब ये एब्जॉर्प्शन था, ये लोअर एनर्जी स्टेट से पहुंच रहा था हायर एनर्जी स्टेट में, यहाँ पे लिखा गया P। अब ये जो है ये हायर एनर्जी स्टेट से लौट के आ रहा है लोअर एनर्जी स्टेट में, एमिशन हो रहा है, तो इसे लिखा जाएगा P221 या P21 इज इक्वल टू, इसमें भी लिखेंगे सब वही बात। तो P21 ये डायरेक्ट स्पॉन्टेनियस एमिशन, एमिशन में भी दो टाइप का एमिशन हो रहा है, एक तो स्पॉन्टेनियस और दूसरा है स्टिमुलेटेड। तो स्पॉन्टेनियस के लिए आइंस्टीन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर दिए A से, और ये आ रहा है A21। इसे लिखा जा सकता है A21 को लिखा जा सकता है आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ, अब ये एमिशन है, एमिशन ऑफ रेडिएशन, लेकिन इसमें भी ये कौन सा वाला एमिशन है, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो इसे लिखा जा सकता है आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। दूसरा हमें स्टिमुलेटेड के लिए लिखना है, स्टिमुलेटेड के लिए लिखें तो P21 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है वही एनर्जी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल, वो भी होगा स्टिमुलेटेड एमिशन, उसे भी लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू U न्यू। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट अब क्या लिखेंगे, स्टिमुलेटेड के लिए कोफिशिएंट लिखा जाता है B, स्टिमुलेटेड के लिए अभी यहां भी क्या, स्टिमुलेटेड के लिए कोफिशिएंट लिखा जाएगा B, और स्पॉन्टेनियस के लिए लिख लिया गया A। तो ये जो है एब्जॉर्प्शन हो रहा है 122, मतलब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में, इसलिए इसका जो सफिक्स है लिख दिए B12। और यहाँ पे एमिशन हो रहा है सेकेंड एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में, तो स्पॉन्टेनियस के लिए लिखे A21 और स्टिमुलेटेड के लिए लिखेंगे क्या, B21। ये हो गया। अब ये ही होगा दो टोटल
टोटल जो रेडिएशन है, टोटल ट्रांजिशन है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये हो जाएगा P21 इज इक्वल टू, मतलब टोटल एमिशन के लिए कितना हो जाएगा? P21 इज इक्वल टू हो जाएगा A21 प्लस B21 यू न्यू। ये हो गया एनर्जी डेंसिटी के लिए। तो ये हो गया, दो चीजें हमें मिल गई। एक तो हो गया एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए हमें रिलेशन मिला P12 इज इक्वल टू B12 यू न्यू, तथा एमिशन के लिए मतलब दोनों एमिशन मिला के, स्पॉन्टेनियस एमिशन भी और स्टिमुलेटेड एमिशन भी, दोनों मिला के हमें एक एक्सप्रेशन मिला P21 इज इक्वल टू A21 प्लस B21 यू न्यू, जहाँ यू न्यू एनर्जी डेंसिटी है, रेडिएशन है। तो ये हो गया ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो ये इतनी बातें हो गई। अब उसके बाद ट्रांजिशन उतना ही ज्यादा होगा जितना इसमें नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहेगा। तो जो ये प्रोबेबिलिटी है, ये पर यूनिट एरिया में जितने या पर यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ एटम्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो टोटल जो ट्रांजिशन होगा, टोटल जो रेडिएशन होगा एब्जॉर्प्शन के लिए और एमिशन के लिए, अगर n1 नंबर यहाँ प्रेजेंट है तो इसमें n1 का मल्टीप्लाई होगा इस इक्वेशन में, और अगर n2 नंबर ट्रांजिट होके एमिट होके ऊपर से नीचे आ रहे हैं हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में, तो इसमें n2 का मल्टीप्लाई होगा, और जितना एब्जॉर्प्शन हुआ है उतना ही एमिशन होगा। इन दोनों को थर्मल इक्विलिब्रियम में लिखेंगे कि एब्जॉर्प्शन जो है वो एमिशन के बराबर होगा, मतलब प्रोबेबिलिटीज ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन। उसके बाद इस इक्वेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इन सब में एग्जाम में आपको नोट्स में क्या लिख के आना है, मतलब ये सब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये सब बात लिख दे रहे हैं, उसके बाद प्रूफ कर दे रहे हैं। तो पूरा ये नोट रिप्रेजेंट कर दिया गया यहाँ। कंसीडर एन असेंबली ऑफ एटम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम with electromagnetic radiation of frequency nu and energy density u nu at temperature T। तो ये क्या हुआ कि एक असेंबली हो गया, एक समूह हो गया एटम्स का, थर्मल इक्विलिब्रियम में है सब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनका हो गया न्यू और एनर्जी डेंसिटी हो गया यू न्यू एट टेम्परेचर T। N1 और N2 जो है वो है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन एनर्जी स्टेट E1 एंड E2। तो E1 में नंबर ऑफ एटम्स, अगर यहाँ एनर्जी स्टेट्स अगर बना ले तो इस टाइप से बना लिया गया, ये हो गया, एक हो जाएगा E1 और दूसरा हो जाएगा E2। तो ये हो गया एनर्जी स्टेट E1, ये हो गया एनर्जी स्टेट E2। तो E1 और E2 में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम ये हो गए N1 और N2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल E1 टू E2, मतलब जब ये एब्जॉर्प्शन होगा तो ये लोअर एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड एटम आएगा हायर एनर्जी स्टेट में, मतलब स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन जिसे कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल E1 to E2 is proportional to energy density of radiation u nu। तो P12 मतलब यहाँ से जो यहाँ आ रहा है लोअर एनर्जी स्टेट से जो हायर एनर्जी स्टेट में आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है एनर्जी डेंसिटी के। तो एनर्जी डेंसिटी के ये हो गया यू न्यू, और इसे अगर प्रोपोर्शनल हटाए तो एक कांस्टेंट लिखा गया B12 जिसे कहा गया कि आइंस्टीन्स कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, या ये होता है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, तो कहा जा सकता है आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो ये हो गया एक एक्सप्रेशन, हमें ये मिल गया। दूसरा उधर अगर देखा जाए तो अब क्या होगा, दूसरे कंडीशन में हम लोग डायग्राम से भी बात ये समझे कि जब ये एक्साइटेड एटम हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है तो यहाँ से ट्रांजिशन करते हुए वापस लौटता है लोअर एनर्जी स्टेट में, और उसमें से फोटॉन्स एमिट होते हैं। तो ये फोटोन अगर एक एमिट हो रहा है अपने आप, ये स्वतः प्रक्रिया हो रही है, तो इसे कहा जाएगा स्पॉन्टेनियस एमिशन, और अगर इसे कराया जा रहा है तो इसे कहा जाता है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन में भी ये हायर एनर्जी स्टेट से आएगा लोअर एनर्जी स्टेट में, तो इसे लिखा जाएगा P221 या P21 इज इक्वल टू A21। तो A21 जो है ये भी आइंस्टीन कोफिशिएंट है। तो क्या है ये A21 इज आइंस्टीन्स कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये कौन सा एमिशन हुआ, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन के लिए कांस्टेंट होगा।
अब जब B21 लिखेंगे क्योंकि उसे कराया जाएगा, तो जब B21 के लिए कांस्टेंट लिखेंगे तो उसे कहेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इस वाले के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन की बात करें तो ये भी प्रोबेबिलिटी एनर्जी डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल हटाए इक्वल का साइन लगाए तो एक कांस्टेंट लिखा गया B21, वेयर B21 इज, यही से लिख सकते हैं, वेयर B21 इज आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ, बस यहाँ हो जाएगा स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसे आप लिख सकते हैं वेयर B21 इज आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये हो गया। अब उसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, क्योंकि इसमें दो प्रकार के ट्रांजिशंस हो रहे हैं, एक तो स्पॉन्टेनियस, दूसरा स्टिमुलेटेड। स्पॉन्टेनियस के लिए ये वैल्यू थी, स्टिमुलेटेड के लिए ये वैल्यू थी। टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा P21 टोटल, टोटल लिख सकते हैं, या इसे लिखा जा सकता है ब्रैकेट में स्पॉन्टेनियस, इसे ब्रैकेट में लिखा जा सकता है स्टिमुलेटेड, सब मिला के हमें दोनों को ऐड कर देना है। तो टोटल जो रेडिएशन हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, वो P21 इज इक्वल टू हो गया A21 प्लस B21 U न्यू, एनर्जी डेंसिटी वाला। तो ये दोनों बातें हमें मिल गई। अब उसके बाद अगर N1 नंबर ऑफ एटम्स है पर यूनिट वॉल्यूम, N1 is the number of atom per unit volume in energy state E1, तब टोटल ट्रांजिशन या टोटल एब्जॉर्प्शन होगा क्या, एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगा, इसमें N1 नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा N1 P12, N1 P12 इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा इसमें भी N1 का मल्टीप्लाई, ये हो गया N1 B12 U न्यू, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और ऐसे ही अगर हायर एनर्जी स्टेट में, मतलब E2 में, जो ये एनर्जी स्टेट हम लोग बना रहे हैं, अब E2 में जब ट्रांजिशन हो रहा है, ऊपर से ये सब नीचे आ रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, तो तब अगर इसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम N2 है, तो टोटल ट्रांजिशंस कितने होंगे, ये हो जाएगा N2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे भी अगर इक्वेशन नंबर 2 बनाए तो बनाया जा सकता है, क्या बना दे, ये हो जाएगा N2 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया N2 P21 इज इक्वल टू, उधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे और इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किसका करेंगे, N2 का। ब्रैकेट वाली बात यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया A21 प्लस B21 U न्यू, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो थर्मल इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रांजिशन या नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एमिशन ट्रांजिशन। तो ये अगर दोनों बराबर होंगे तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से दोनों की वैल्यूज को बराबर रख लेंगे। तो लिखें एट थर्मल इक्विलिब्रियम, at thermal equilibrium number of absorption transition and number of emission transition and number of absorption transition and emission transition should be equal। तो इन दोनों को इक्वल करके सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को अगर इक्वल करें तो क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, N1 P12 बराबर N2 P21, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से इसकी वैल्यू रख दे रहे हैं। इसकी वैल्यू अगर रखें तो इसकी वैल्यू है N1 B12 U न्यू
इज इक्वल टू, इधर कितनी वैल्यू है, इधर वैल्यू एमिशन के लिए जो है वो है N2 A21 प्लस B21 U न्यू। ये हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन। अब इसे फर्दर अगर सॉल्व किया जाए तो ये N2 जो है ब्रैकेट ओपन होगा और दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट ओपन हो गया और दोनों में मल्टीप्लाई होगा, N2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी। अब अगर एनर्जी डेंसिटी यू न्यू की बात करें तो ये यहाँ भी है और इस टर्म में भी है, इस टर्म को इधर बुला लेते हैं। तो अगर इधर इसे लेके आए तो लिखा जा सकता है N1 B12 U न्यू, इसे इधर लाए, ये हो गया माइनस N2 B21 U न्यू, और बाकी चीजें अपनी जगह, ये हो गया इक्वल, इधर बचा N2 A21। इन दोनों एक्सप्रेशन में देखा जाए तो एनर्जी डेंसिटी यू न्यू कॉमन है, यू न्यू को कॉमन कर दिए, कॉमन करने के लिए दोनों में से निकाल के इसे बाहर लिख लिया गया, यहाँ लिख लिए यू न्यू, या नेक्स्ट लाइन में लिख दे, ये हो गया यू न्यू, यहाँ से बचा N1 B12 माइनस यहाँ से बचा N2 B21 इज इक्वल टू N2 A21। अब अगर यू न्यू की वैल्यू हमें चाहिए तो यू न्यू की वैल्यू अगर चाहिए होगा तो बाकी टर्म्स को सेकेंड हैंड साइड भेज देना होगा, तो ये हो जाएगा यू न्यू इज इक्वल टू, यहाँ तो ऑलरेडी था N2A21, ये पूरा जो इक्वेशन है ये इसमें मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, ये हो गया N1 B12 माइनस N2 B21। अब उसके बाद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाले रिलेशन से अगर इसे बोल्ट्जमैन रिलेशन से अगर इसे इक्वेट करना होगा तो हमें ये यहाँ 1 करना होगा, और यह 1 करने के लिए क्या करें, N2B21 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें, इससे N2B21 से, तो यहाँ पर भी अपॉन N2B21, यहाँ पर भी अपॉन N2B21, और यहाँ पर भी N2B21, ये N1 है। तो यहाँ N2 से N2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा A21 अपॉन B21 अपॉन यहाँ से N1 B12 अपॉन N2 B21, या N1 बाई N2 इंटू B12 बाई B21 माइनस यहाँ से बचा 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, फर्स्ट सेकेंड, और ये हो गया थर्ड। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी पढ़े हैं, तो इस पूरी बात को लिख दे कि इन थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम among different energy level will follow बोल्ट्जमैन लॉ। तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मतलब इस प्रकार से एनर्जी लेवल्स बना लिए गए, लोअर एनर्जी स्टेट A1 और हाई E1 और हायर एनर्जी स्टेट E2। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम E1 के लिए थे N1 और E2 के लिए थे N2। तो बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन होता है वो होता है N इज इक्वल टू N नॉट, ये लिख भी दिए, N इज इक्वल टू N नॉट E टू दी पावर माइनस EI अपॉन KT। तो यहाँ अगर N1 के लिए फाइंड करते हैं, N1 फॉर N1, तो N1 इज इक्वल टू हो जाएगा N नॉट E टू दी पावर माइनस, अब E के लिए यहाँ लिखा जाएगा E1 बाई KT, ये हो गया। दूसरा अगर N2 के लिए फाइंड करें तो N2 इज इक्वल टू उसी इक्वेशन में N2 हो जाएगा, तो N2 के लिए एनर्जी स्टेट जो यहाँ पे E की जगह EI की जगह हो जाएगा E2, पहले वाले में E1 दूसरे वाले में E2, तो ये हो जाएगा N इज इक्वल टू N नॉट E टू दी पावर माइनस E2 बाई KT। दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड कर दें तो डिवाइड करें तो लिखा जा सकता है N1 बाई N2, N1 बाई N2 इज इक्वल टू, इधर भी डिवाइड करना है, इधर है N नॉट E टू दी पावर माइनस E1 बाई KT अपॉन N नॉट E टू दी पावर माइनस E2 बाई KT, E2 बाई KT। N नॉट से N नॉट कैंसिल हो गया, ये जो टर्म है E टू दी पावर माइनस E2 बाई KT, ये अगर ऊपर जाएगा तो लिखा जा सकता है E टू दी पावर प्लस E2 बाई KT
इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, ये ऑलरेडी यहीं पे है, माइनस E1/kT इंटू ई टू दी पावर, ये हो गया ऊपर गया तो ये हो गया माइनस जो था वो हो गया प्लस E2/kT। और पावर्स को जानते हैं, बेस अगर सेम हो तो पावर्स को ऐड करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस E1/kT और ये हो जाएगा प्लस E2/kT, मतलब E1/kT प्लस E2/kT। तो नीचे ये दोनों बराबर है तो ऊपर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस E1 प्लस E2, या लिखा जा सकता है E2 माइनस E1। एक लाइन में लिखें तो इसे लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस, सॉरी माइनस नहीं, e टू दी पावर E2 माइनस E1/kT। और E2 माइनस E1 हम लोग जानते हैं ये होता है E2 माइनस E1 इज इक्वल टू होता है h न्यू। तो h न्यू अगर लिखें तो ये हो जाएगा N1/N2 इज इक्वल टू, लिखा जा सकता है N1/N2 इज इक्वल टू e टू दी पावर h न्यू/kT, h न्यू/kT। अब इसी वैल्यू को N1/N2 जो थर्ड इक्वेशन में हमें मिला था एक्सप्रेशन, थर्ड इक्वेशन में हमें जो एक्सप्रेशन मिला है उसमें इसकी वैल्यू रख दें N1/N2 की। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास था, थर्ड इक्वेशन था एनर्जी डेंसिटी के लिए, और इसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू थी U न्यू बराबर लिखे भी है A21/B21, जो इक्वेशन नंबर थर्ड था, A21/B21 अपॉन N1/N2 इंटू B12/B21 माइनस 1। ये था हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन में रखी जा सकती है वैल्यू किसकी, वैल्यू रखी जा सकती है N1/N2 की। तो ये था इक्वेशन नंबर थर्ड। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ N1/N2 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, क्या फाइंड करेंगे, U न्यू इज इक्वल टू, भाई N1/N2 की वैल्यू यहाँ से प्लेस कर देना, ये हो गया A21/B21 और N1/N2 की वैल्यू इसी में प्लेस कर दें तो N1/N2 की जगह लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, e टू दी पावर h न्यू/kT इंटू B12/B21 माइनस 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। कुछ नहीं किया गया, इक्वेशन नंबर 3 में बोल्ट्जमैन लॉ से जो हमें इक्वेशन मिला है वही इक्वेशन को N1/N2 का जो रेशियो मिला है उसे प्लेस कर दिए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम एक जानते हैं इक्वेशन प्लैंक्स रेडिएशन इक्वेशन, प्लैंक्स रेडिएशन इक्वेशन, प्लैंक्स रेडिएशन इक्वेशन क्या होता है, प्लैंक्स रेडिएशन इक्वेशन, ये भी एनर्जी डेंसिटी के लिए है, U न्यू इज इक्वल टू कितना, ये है 8 पाई h न्यू क्यूब अपॉन c क्यूब इंटू 1/e⁻⁷ h न्यू/kT माइनस 1। इसे बना लिया गया इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 बिल्कुल सेम टाइप के इक्वेशन है, तो इन्हें किया जा सकता है कंपेयर। तो कंपेयर ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, कंपेयर करें ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो इक्वेशन नंबर अगर 4 एंड 5 को कंपेयर करें तो कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो ये हो गया U न्यू, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया। राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ है A21/B21, तो इसकी वैल्यू ये ऊपर लिखा जा सकता है, इसकी वैल्यू हो गई ये, क्योंकि इसे अगर एक और लाइन में लिखा जाए तो इसे इस प्रकार भी तो लिखा जा सकता है 8 पाई h न्यू क्यूब बाई c क्यूब, और अपॉन में ही तो है ये इसमें साथ लिखे या इसे पूरा एक साथ लिख लिए, इसे लिखा जा सकता है इंटू 1 इतना e⁻⁷ h न्यू/kT माइनस 1 इस प्रकार से। तो इसे अगर लिखें तो इस प्रकार से भी मल्टीप्लाई में किया जा सकता है, या इसे ये पूरा टर्म ऊपर भी लिखा जा सकता है। तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, कंपेयर करने पे मिलेगा A21/B21 इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा टर्म 8 पाई h
न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब, ये तो हो गया इसकी वैल्यू। फिर इस एक्सप्रेशन में अगर देखें तो इधर मल्टीप्लाई में e टू द पावर एच न्यू बाई के टी, इधर e टू द पावर एच न्यू बाई के टू इंटू बी वन टू बाई बी टू वन, यहाँ कुछ नहीं है, वन है मतलब, तो बी वन टू बाई बी टू वन इज इक्वल टू लिखा जा सकता है वन, तो बी वन टू बाई बी टू वन इज इक्वल टू हो गया वन। उसके बाद है माइनस वन, यहाँ भी माइनस वन, तो दोनों का कंपेरिजन ये समाप्त हुआ। ये हुआ ए टू वन बाई बी टू वन इज इक्वल टू एट पाई एच न्यू क्यूब बाई सी क्यूब, तो एट भी कांस्टेंट, एच भी कॉन्स्ट, पाई भी कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, तो बचा न्यू क्यूब, तो ए टू वन बाई बी टू वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यूब। तो न्यू क्यूब ये हो गया। ए टू वन होता क्या, अगर यहां से ट्रांजिशंस को देखा जाए तो जब लोअर एनर्जी स्टेट है E1 और हायर एनर्जी स्टेट है E2, तो जब नीचे से पार्टिकल्स ऊपर पहुंच रहे हैं एक्साइटेड होके, तो वो था एमिशन। तो एमिशन के लिए था क्या था हमें यहाँ पे B12। तो ये सब पूरा अगर एक्सप्रेशन नहीं पढ़े तो हम लोग जान गए हैं कि A21 क्या है। A21 मतलब सेकेंड एनर्जी स्टेट से ये लौट रहा है फर्स्ट एनर्जी स्टेट में, इसे कहा गया एमिशन। B21 मतलब भी ये सेकेंड एनर्जी स्टेट से, मतलब हायर एनर्जी स्टेट से लौट रहा है लोअर एनर्जी स्टेट में, ये भी हो गया B21 मतलब एमिशन। ए लिखा जाता है स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए, बी लिखा जाता है स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए, स्टिमुलेटेड के लिए। तो A21 ये हो गया आइंस्टीन कॉफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, और B21 हो गया आइंस्टीन कॉफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। तो आइंस्टीन कॉफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन और आइंस्टीन कॉफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, इन दोनों का जो रेशियो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यूब। और दूसरा B12 मतलब वन मतलब फर्स्ट एनर्जी स्टेट से सेकेंड एनर्जी स्टेट में, ये होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कौन सा है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो ये हो गया स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन अपॉन ये हो गया 2:1, और ये हो गया 2:1 मतलब कौन सा, ये हो गया स्टिमुलेटेड, और दूसरा हो गया तो स्टिमुलेटेड एमिशन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो दोनों की वैल्यू रेशियो 1 है, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो लिखा जा सकता है B12 इज इक्वल टू B21, B12 इज इक्वल टू B21। और दोनों है स्पॉन्टेनियस ही, B किसके लिए, स्पॉन्टेनियस के लिए। 1 to 2 मतलब एब्जॉर्प्शन, और 2 to 1 मतलब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट मतलब एमिशन। मतलब इसमें क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ stimulated absorption will equal to the probability of ये भी stimulated ही है, will be equal to the stimulated emission। तो दोनों ये क्या हुआ, stimulated absorption और stimulated emission, दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम हो गई। तो जितनी बातें कही गई थी वो सब बातें प्रूव हो गई। मेन हमें यही एग्जाम में आता है 2:1 मतलब स्पॉन्टेनियस एमिशन, और ये हो गया स्टिमुलेटेड एमिशन, इन दोनों का जो रेशियो है वो है न्यू क्यूब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।